अनिल और ज्योति पति पत्नी हैं। उनका एक 8 साल का बेटा भी है, अमित। अनिल हर रोज शराब पीकर ज्योति को मारता है। अमित अपने पापा से बहुत डरता है और जब भी वो आते हैं तो वह टेबल के नीचे छिप जाता है। जब उसके पापा उसकी माँ को मारते हैं तो अमित टेबल के नीचे से कांपते हुए उनको देखता रहता है। अपने पिता के वहाँ से चले जाने के बाद अमित अपनी माँ के पास आता है। बहुत मारा है ना पापा ने माँ, मैं बड़ा होकर आपको अपने पास रखूँगा, कभी भी दुखी नहीं होने दूँगा, मुझे जल्दी से बड़ा कर दो माँ। मेरा बेटा जीता रहे, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। जीता रहे? ये कुत्ते का बच्चा मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। तुम दोनों माँ बेटे को जान से मार दूंगा। हाय मेरा बच्चा। अगली बार अपनी माँ की हमदर्दी करता नजर आया ना तो तेरा गला घोट दूंगा, समझा? ज्योति अपने भाई को फोन करती है और उससे अपने बेटे के बारे में बात करती है। तू उसके सामने जवान मत चलाया कर, वो तेरा मर्द है, फिर नशे में होता है। भैया मैं तो खुद ही कोशिश करती हूँ कि उन्हें गुस्सा ना आए, मगर क्या करूँ, कोई ना कोई गलती हो जाती है और उनका गुस्सा तेज हो जाता है। मेरा ही नसीब खराब है। तेरे भाग्य में यही लिखा है, कोशिश करके उसका ध्यान रखा कर। सुबह का थका हारा घर आता है। भैया मुझे अपनी नहीं अमित की फिक्र है, वो हमेशा डरा सहमा रहता है और कल तो इन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। मैं तो जी लूंगी पर अपने बच्चे को हिंसा का शिकार नहीं होने दूंगी। प्लीज भैया मैं विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लो, उसका तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। अगले दिन अमित अपने मामा के घर चला जाता है। मेरा फोन क्यों छू रहे हो? मुझे माँ से बात करनी है। अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता होती तो वो रोज अपने पति को गुस्सा दिलाकर उसे मार ना खाती। पता नहीं कैसी माँ है। अमित सर झुकाकर अपनी मामी की सारी बात सुनता रहता है। एक बार अमित एक गुड्डे को उठाकर उससे खेलने लगता है तो उसके मामा का लड़का वहां पर आकर उसे डांटने लगता है। तुमने किससे पूछ के मेरे गुड्डे को छुआ? गंदा हो जाएगा वो, उसको रख दो। अरे अमित तू क्यों पिट्टू को तंग करता रहता है? क्या हमने इसीलिए तुझे यहाँ रखा है? मामी मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा तो तू भी अपनी माँ की तरह जवाब देना सीख गया है। रात को सोते हुए अमित सपना देखता है कि उसके पिता उसकी माँ को फिर से पीट रहे हैं। अमित घबराकर उठ जाता है। उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वह दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश करता है। दूसरे कमरे से अमित के मामा और मामी के लड़ने की आवाज आ रही होती है। तुम तो कह रहे थे कि कुछ दिनों में छोड़ आओगे, ये क्या ऐसे ही हमारे घर में पड़ा रहेगा? अब तो बच्चे भी तंग आ गए हैं। तो क्या करूं? उसे घर से निकाल दूं? उसका बाप उसको मारता है तो हम क्या करें? अपनी माँ का किया भुगत रहा है। बस कल सुबह उसको वापस छोड़ आओ। अच्छा ठीक है बाबा, कल छोड़ आऊंगा। अमित का मामा अमित के कमरे में आता है और देखता है कि अमित वहां पर है ही नहीं। वहां पर उसको एक चिट्ठी मिलती है। माँ मैं नहीं जानता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मगर मेरी चिंता मत करना। अब तक जो कुछ देखा है आगे उससे बुरा कुछ नहीं होगा। माँ तुम्हारा प्यार ही मेरी एकमात्र शक्ति है। मैं इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि एक दिन हम दोनों खुशी से साथ रह सकेंगे। एक बार कोशिश तो करके देखूँ। अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना कि मैं आराम से मौत की नींद सो चुका हूँ। और वैसे भी हर रोज थोड़ा थोड़ा मरने से तो अच्छा होगा। मेरी प्यारी माँ तुम्हारा अमित। क्या आपके ख्याल में अमित के घर छोड़ के जाने के जिम्मेदार उसके मामा मामी और कजन्स हैं? परिवार में लड़ाई का बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसकी वजह से बहुत से बच्चों को अपना घर छोड़ के जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे कहीं भी रहे, अपने और पराए सभी उनका शोषण करते हैं और उनका फ़ायदा उठाते हैं। अमित के घर छोड़ के जाने के बाद अमित के मामा उसका लेटर पढ़ते हैं और फिर उसे अपनी पत्नी के पास लेकर जाते हैं। देखा तुमने,
अमित ये लेटर छोड़कर चला गया है। अब अपनी बहन को क्या कहोगे? ये लेटर दीदी को दिखाऊंगा। पागल हो गए हो? दीदी ही तो सारी फसाद की जड़ है। उनको ये लेटर दोगे तो उल्टा हम पर ही दोष लगाएगी। तो और क्या करूं? पुलिस में रिपोर्ट कर दूं? नहीं, उसको मरने दो। 2-4 दिन भूखा मरेगा तो अपने आप ही वापस आ जाएगा। कुछ देर के बाद सुनो, मेरे पर्स में से 1000 रुपए गायब हैं। जरूर अमित ही लेकर भागा होगा। क्या तुम सच कह रही हो? और क्या मैं झूठ बोलूंगी? अच्छा, अब समझ आई। तो इसे तुम्हारी दीदी ने हमारे घर चोरी करने को भेजा था। कह दो उनको, उनका बेटा चोरी करके भाग गया। मामा मामी ज्योति को कॉल करते हैं। दीदी, आपने अमित को हमारे घर भेजकर ठीक नहीं किया। क्यों? क्या हुआ अमित को? वो ठीक तो है ना? ठीक ही होगा, उसका क्या बिगड़ेगा? मंजू के पर्स से 1000 रुपए चोरी करके भागा है। हे भगवान, वो घर पर नहीं है? आ जाएगा जब पैसे खत्म हो जाएंगे। नहीं भैया, मेरा बेटा चोर नहीं है। वो तो ऊंची आवाज से भी डरता है। क्या कह रही हो दीदी? मेरे से तो मुंहजोरी करता था, और जब मैंने मना किया तो मेरे पर्स से पैसे चोरी करके भाग गया। ये सब तुम्हारी गलती है दीदी। ना तुम अपने पति से मुंहजोरी करती और ना वो ऐसा सीखता। उसका कोई कसूर नहीं है, उसने जो देखा वो सीखा। बेचारा बच्चा, भगवान किसी बच्चे को ऐसी माँ ना दे। हाँ, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया था, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। और हाँ, अब हमारे घर की तरफ आने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हमने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाई है, वरना लिखवा देंगे। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने पति को कैसे बताऊंगी। जैसे हमारे घर भेजा था, कह देना कहीं और भेज दिया। झूठ बोलना, चोरी करना तो तुम लोगों की पुरानी आदत है। अमित की माँ पूरा दिन अपने घर पर रोती रहती है और बहुत डरी हुई है कि उसका पति इस बात को सुनकर क्या करेगा। ज्योति का पति रात को घर आने पर खाना ना बना हुआ देख ज्योति पर चिल्लाता है। अरे, खाना नहीं बनाया क्या आज? मेरा दिल घबरा रहा है। मेरा अमित लापता है। क्या? कहाँ लापता है? भैया के घर रहने गया था कुछ दिन के लिए। भैया भाभी कहते हैं वो उनका पैसा चोरी करके घर से भाग गया। तेरा बेटा था ना, बड़ा तो उसका लाड दिखाती थी। अब देख अपना हाल। कुछ दिन जेल में रहेगा तो दिमाग ठिकाने पर लग जाएगा। कंजर की औलाद। चल, रोना धोना बंद कर और मेरे लिए कुछ खाना ला कर दे। उधर अमित घर से तो निकल जाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं पता कि जाना कहाँ है, और एक पुल के नीचे टेक लगाकर सो जाता है। और सोते सोते भी वह अपनी माँ को ही याद करता रहता है। माँ, मेरी माँ को मत मारो। क्या अमित के मामा और मामी का अमित की माँ को दोष देना ठीक है? अक्सर जो लोग शोषण का शिकार होते हैं, उनको खुद ही शोषण का जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। इसे विक्टिम ब्लेमिंग कहते हैं, और इसे अंग्रेजी में गैस लाइटिंग भी कहा जाता है। इससे वह विक्टिम खुद अपने आप को इसका दोषी समझने लग जाता है। अमित के मामा और मामी उसकी माँ को दोष देकर अमित पर चोरी का इल्जाम लगा देते हैं। उधर अमित रोते रोते रात को एक ब्रिज के नीचे सो जाता है। अब आगे देखिए। ब्रिज के नीचे कुछ ही दूरी पर एक बुढ़िया पुल पर भीख मांगकर लौटी थी बैठी होती है। वह पूरा दिन भीख मांगती है और रात को ब्रिज के नीचे आकर सो जाती है। उसको अमित के रोने की आवाज आती है। यह कौन रो रहा है? वह अंधेरे में उस आवाज की तरफ जाती है। अरे, यह तो साफ सुथरा बच्चा है। जरूर घर से खो गया है और रोते रोते सो गया। वह अमित को चादर ओढ़ाकर उसके पास बैठ जाती है। कुछ देर के बाद
जब अमित जाग जाता है तो वह उससे बात करती है। बेटा, क्या खो गए हो? नहीं। फिर क्या हुआ मेरे बच्चे, रूठ कर आया है? चल, मैं तुझे घर छोड़ाऊं, तेरी माँ रो रही होगी। नहीं, मैं अपनी माँ के लिए बड़ा होकर घर जाऊंगा। अभी नहीं, अभी जाऊंगा तो मेरे बाबा मुझे मार डालेंगे। तब तक मैं सड़क पर रहूंगा। यहाँ कहाँ रहेगा? तुझे बेच देंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे। लेकिन अम्मा, मेरे बाबा तो मुझे और माँ हम दोनों को मार देंगे। चल, कुछ खा ले, फिर मैं तुझे अनाथ आश्रम छोड़ाती हूँ। मैं भी तेरा ध्यान नहीं रख सकती। नहीं, मैं यहीं पर ही रहूंगा। पगला गया है? जब घर वाले बुरे हैं तो बाहर की दुनिया में तुझे कौन से फरिश्ते मिलेंगे? तेरे जैसे कितने बच्चों को निगल गए हैं ये भेड़िए। चल मेरे प्यारे बच्चे, तू तो बच्चों के आश्रम में रह। वहाँ खाना पीना और रात में सोने को छत तो मिलेगी। फिर जब तू बड़ा हो जाएगा तो माँ के पास चले जाना। बुढ़िया अमित को अपने साथ अनाथ आश्रम लेकर जाती हैं। बहन जी, इस बच्चे को रख लो, वरना इसे कोई भिखारी का टोला पकड़कर ले जाएगा। घर से भागकर आया है ये। क्या हुआ बच्चे, क्यों छोड़ा घर? मेरे बाबा मुझे और माँ हम दोनों को मारते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ रहने के कुछ नियम हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। और हाँ, काम भी करना पड़ेगा। शाम को मैडम जी अमित को अपने घर ले जाती हैं और उससे अपने बर्तन और आंगन साफ करवाती हैं और अगले दिन उसको अपने साथ अनाथालय ले आती है। अमित अनाथालय के एक कोने में डरा हुआ बैठा होता है। तभी कुछ लड़के उसके पास आते हैं। अबे पप्पू, क्या नाम है तेरा? अमित। घर से भाग के आया है क्या? हाँ। ओ चिकने, आज रात तू हमारे साथ सोएगा। ऐसे मजे करेंगे कि घर भूल जाएगा। अमित घबराकर रोने लग जाता है। तभी एक बड़ी लड़की उसे बचाने आती है। अरे कमीनो, क्यों इसको तंग कर रहे हो? देखा, मुझसे बड़ा डरते हैं, भाग गए डरपोक। तुम इनसे बच के रहना, बहुत गंदे लड़के हैं। दीदी, मुझे इन लड़कों से बहुत डर लग रहा है। अरे डर मत, बस ध्यान रख अपना। तेरी माँ मर गई क्या? नहीं, मेरी माँ घर पर है, लेकिन बाबा हम दोनों को मारता है। अगर माँ है तो घर जाना। नहीं दीदी, मैं यहीं पर ही रहूँगा। बड़ा होकर घर जाऊँगा जब माँ की रक्षा कर सकूँ। माँ से बड़ा प्यार करने वाला और कोई नहीं होता। जी दीदी। दीदी, एक बात पूछूं? पूछ बेटा। आप यहाँ अनाथ आश्रम में कैसे आई? अमित, मेरी माँ मुझे और मेरे 2 भाइयों को अस्पताल में छोड़कर मर गई। बापू पहले से ही मर गए थे, उन दोनों को एड्स था ना। जब माँ भी मर गई तो कोई भी रिश्तेदार हमें अपने घर में रखने को तैयार ही नहीं था। हम 1 महीने तक फुटपाथ पे रहते रहे। मेरा छोटा भाई बंटी 1 साल का था और वो भी बीमार होकर मर गया। फिर क्या, एक एम्बुलेंस वाला मुझे और मेरे भाई राजू को यहाँ छोड़कर चला गया। दीदी, आपका भाई कहाँ है? अरे यही लड़के जो तुझको तंग कर रहे थे, उसको भी सताते थे। आंटी भी रोज रोज मारती थी और अपने घर का काम करवाती थी। एक दिन वह तंग आकर भाग गया यहाँ से। मैं तो लड़की थी, मैं कहाँ जाती। कुछ दिन में धंधे पर लगा दी जाती। तो आपका भाई अब कहाँ पर है? दूसरे लड़कों के साथ सड़क पर रहता है। हर शुक्रवार को यहाँ एक आदमी बिरयानी लेकर आता है। मैं उसके लिए कुछ बिरयानी बचा कर रखती हूँ। परसों आएगा, मेरे लिए हर बार कुछ न कुछ लाता है। शुक्रवार को दीदी का भाई राजू आता है। वह बहुत ही साफ सुथरे कपड़े पहने हुए है। दीदी राजू से अमित का परिचय कराती है। राजू, आ गया मेरा भैया। दीदी, जल्दी से बिरयानी खिलाओ, आज जल्दी जाना है। राजू, यह अमित है, अभी नया नया आया है। बहुत ही सीधा बच्चा है, तू इससे बात कर, मैं अभी बिरयानी लेकर आती हूँ। और क्या हाल है यार? भैया, एक बात बताओ, आपके पास इतने अच्छे कपड़े कैसे हैं? चल, हमारे साथ चल, हमारे साथ रहेगा ना
तो ऐसे ही मज़े करेगा। हाँ, मैं साथ चलूँगा, जो भी काम कहोगे मैं करूँगा। मुझे भी अच्छे कपड़े चाहिए। अगर भागने में तेज है तो सब ठीक रहेगा। चल, तू मेरे साथ चल। ये ले राजू, आराम से खा ले बिरयानी। दीदी, मैं भी राजू भैया के साथ जाऊँगा। मुझे भी पैसे कमाने हैं ताकि अपनी माँ को साथ रख सकूँ। अरे नहीं अमित, तू बहुत छोटा है अभी। जब बड़ा हो जाएगा तब चले जाना। अरे नहीं दीदी नहीं, मैं अपने साथ ही रखूँगा। मेरे साथी सड़क पर रहते ज़रूर हैं, मगर हर सड़क पर रहने वाला बुरा तो नहीं होता ना। जिस तरह से घर पर रहने वाला हर इंसान अच्छा नहीं होता। राजू, ध्यान रखना अमित का, बेचारा बहुत सीधा है। इसका खास ख्याल रखियो, हमारे छोटे भाई बंटी की तरह है। चल, अब जल्दी से भाग जा, वरना आंटी ने देख लिया तो जाने नहीं देंगी। क्या आप समझते हैं अमित का अनाथ आश्रम में रहना ज़्यादा सेफ था? सर्च से पता चला है कि अक्सर अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चे भी फिज़िकल और सेक्सुअल अब्यूज़ का शिकार हो जाते हैं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमित ने राजू के साथ जाकर सही किया या गलत। अमित अनाथालय छोड़कर राजू के साथ आ जाता है। राजू अमित को उस जगह लेके जाता है जहां वह दूसरे लड़कों के साथ रहता है। अब आगे देखिए। अमित और राजू एक गंदी बस्ती में पहुंचते हैं जहां दूसरे लड़के भी हैं। वह सभी एक साथ रहते हैं। अमित, चल तैयार हो जा, शाम को काम पर जाना है। मेरा काम क्या है राजू भैया? अरे यार तू चल तो सही। राजू, ये पप्पू भागने में कितना तेज है, कहीं हमें फंसा ना दे यार। चल यार, देखते हैं, तेज हो जाएगा। राजू, अमित और दीपक एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां एक मंदिर है और जिस जगह वह खड़े हैं वह यातायात और लोगों के साथ व्यस्त है। चल राजू, तू उधर से जा और अमित को अपने साथ ले जा, और मैं इधर मंदिर की तरफ जाता हूँ। और अमित का ध्यान रखियो। मुझे डर लग रहा है राजू भैया। डर? अरे डरने की कोई बात नहीं है। भगवान सबका एक ही है। जुम्मे को मस्जिद में अच्छे जूते चप्पल मिल जाते हैं और मंदिर में मंगल को, बस यही फर्क है। वह बच्चे इस्तेमाल किए गए चप्पल और जूते बेचने के लिए एक दुकान पर पहुंचते हैं। ये लो भैया, पूरे 20 जोड़ी हैं। अब जल्दी से 100 की पत्ती निकालो। अबे इस बार तो सच बोल रहा है ना? पिछली बार भी तूने 2 जोड़ी कम दिए थे। अरे भैया, अगर यकीन ना हो तो गिन कर देख लो। ठीक है ठीक है। वह तीनों काम हो जाने के बाद थके हारे एक जगह आकर बैठ जाते हैं। दीपक और राजू एक तरह की गोंद सूंघ रहे होते हैं। तू भी सूंघ ले अमित। नहीं दीपक भैया। अरे पागल, इससे भूख नहीं लगती और ना ही रात को ठंड लगती है। जन्नत का मजा आ जाता है। नहीं दीपक भैया, मुझे गंदी आदत नहीं डालनी। राजू, कम्बल अमित को दे दे। अगर ये ग्लू नहीं पिएगा तो रात को भूख भी लगेगी और ठंड भी। आधी रात को दीपक उठकर एक खंबे को हक करता है और उस पर एक दुपट्टा भी बंधा हुआ है। क्या कर रहे हो दीपक भैया? यार, दिन तो कट जाता है, पर जब रात को माँ की याद आती है तो दुपट्टा बांधकर माँ समझकर रो लेता हूँ। तेरी तो माँ है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। चल तू सो जा अब। भैया, जब मैं माँ को अपने साथ रखूँगा ना तो तुम दोनों को भी अपने घर में ही रखूँगा। चल अब सो जा, वरना भूख लगने लगेगी। अगले दिन सुबह वह उठकर सड़क के पार जा रहे होते हैं। तभी अमित को एक कॉमिक बुक के कुछ पेज पड़े मिलते हैं। वह उन्हें उठाकर पढ़ने लगता है। तुझे पढ़ना लिखना आता है? चल, यहाँ तुझे मंदिर के आगे वाली पार्किंग में तुझे पर्ची काटने के काम पर लगा देता हूँ। वहाँ पर्ची पर गाड़ी का नंबर लिख और पैसे कमा। कम से कम पुलिस का डर तो नहीं होगा। हम तो अनपढ़ हैं यार, जूता चप्पल चोरी करना हमारी मजबूरी है। ठीक है दीपक भैया। क्या आप समझते हैं कि सड़क पर रहने वाले बच्चे खुद अपने शौक से सड़क पर रहकर क्रिमिनल बनना चाहते हैं?
दुनिया में 100 मिलियन से ज़्यादा बच्चे सड़क पर रहते हैं और इनको स्ट्रीट चिल्ड्रन कहा जाता है। अक्सर बच्चे गरीबी, घर में शोषण या माँ बाप के मर जाने की वजह से सड़क पर रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। दीपक और राजू अमित का ध्यान रखते हैं। उसको बेहतर और साफ सुथरी नौकरी पर लगाने के लिए दीपक एक पार्किंग लॉट में नौकरी की बात करता है। अब आगे देखिए। दीपक अमित को एक आदमी के पास लेकर जाता है जिसका नाम गुरु है। वह एक पार्किंग चलाता है। कैसे हो गुरु भैया? आपके लिए एक काम का लड़का लाया हूँ, बिल्कुल मासूम और पढ़ा लिखा, और मैं नहीं चाहता हमारे चोरी वाले धंधे में फंस जाए। आप अगर उसे रख लोगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। चल ठीक है, तू कहता है तो रख लेता हूँ। अमित देख, तू गुरु भैया के लिए दिल लगा कर काम कर और शाम को सीधा अपने डेरे पर आ जाना। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? ठीक है दीपक भैया, आप फिक्र मत करो। गुरु अमित को पार्किंग के काम के बारे में समझाता है। अमित चल, इन सब गाड़ियों की पर्ची पर इनका नंबर लिखें और जब ये बाहर निकले तो उनसे पैसे पकड़ने हैं। हर गाड़ी से 15 रुपये 1 घंटे का। अमित बहुत दिल लगाकर ईमानदारी से गुरु भैया का काम करता है। यार अमित, तू काम तो बहुत बढ़िया करता है और कभी पैसे भी चोरी नहीं करता। भगवान करे तू जल्दी ही अपनी माँ के साथ रह पाए। अमित हर रोज़ शाम को अपना काम ख़त्म करने के बाद अपने दोस्त राजू और दीपक के पास आ जाता है। वह उसका खाने के लिए भी इंतज़ार करते हैं। 1 महीने बाद अमित को उसकी पहली तनख्वाह मिलती है। ये ले अमित अपनी पगार। तूने मेरी इतनी अच्छी कमाई करवाई, चल तुझे 100 रुपये एक्स्ट्रा देता हूँ। बहुत शुक्रिया गुरु भैया। घर जाते हुए अमित उन पैसों से एक मोबाइल फ़ोन लेता है। फ़ोन लेते ही सबसे पहले वह अपनी माँ को फ़ोन मिलाता है। माँ का नंबर 9847 नहीं 786। हेलो। हेलो माँ। माँ? अमित? हाँ माँ, तेरा अमित। बेटा, तू कहाँ चला गया? मैं तो तेरे लिए रो रो कर बीमार हो गई हूँ। पता नहीं तुझे देखना अब कब नसीब होगा। माँ, मैं तुझे जल्दी ही लेने आऊँगा, तू फिक्र मत कर। नहीं नहीं बेटा, अभी घर बिल्कुल मत आना, नहीं तो तेरा बाबा तुझे पुलिस में दे देगा। बेटा, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा, तेरी बहुत याद आती है, तेरे बिना तो जीना ही बेकार है। हाँ माँ, इसलिए तो मैं तुझे अपने पास रखूँगा, बस थोड़ा सा और रुक जा। बेटा, तू रहता कहाँ है? कौन लोग हैं तेरे साथ? अमित अपनी माँ को राजू और दीपक के बारे में बताता है। उसकी माँ ममता के नाम से अमित का नंबर सेव कर लेती है ताकि अमित के पिता को शक न हो। अमित घर जाते हुए एक पुराने कपड़ों के ठेले से राजू और दीपक के लिए कंबल भी खरीदता है। राजू भैया, दीपक भैया, आप लोग गोंद पीना छोड़ दो, देखो मैं तुम्हारे लिए कंबल लाया हूँ। छोड़ यार, तू हमारी फिक्र मत कर, तू तो बस अपनी माँ के लिए पैसे कमा ताकि उसको अपने साथ रख सके। और इसी तरह से 6 महीने गुजर जाते हैं। हर महीने अमित अपने पास कुछ पैसे बचा के रखता और कुछ पैसे वह राजू और दीपक भैया के साथ शेयर करता। मगर 6 महीने में भी अभी तक उसके पास इतने पैसे नहीं बन पाए कि वह अपनी माँ के साथ एक कमरा किराए पर लेकर रह सके। खाली समय में अमित अक्सर अपने सपनों में खो जाता है। वह अपनी माँ के साथ एक घर का सपना देखता है जहाँ वह सब मिलकर रहते हैं। चलो सब बच्चे खाना खाओ, मैंने अपने हाथ से बिरयानी बनाई है सबके लिए। हे भगवान, तू कितना दयालु है। जल्द ही मेरी माँ से मिलने का सपना पूरा हो जाएगा। 1 महीने बाद एक बड़ी गाड़ी वाला पार्किंग लॉट में आता है। वह अमित को गाड़ी के पैसे लेते देख उससे बात करता है। बेटा, क्या नाम है तेरा? अमित।
तुम स्कूल नहीं जाते? नहीं अंकल, मैं तो यहाँ काम करता हूँ। कहाँ रहते हो? सड़क के पार, फुटपाथ पर। ये ले बेटा, ये रख ले। अंकल, मेरे पास चेंज नहीं है। अरे अरे, चेंज क्या, तेरा इनाम है ये, तू रख ले। शुक्रिया अंकल। अच्छा अमित सुन, तू मेरे साथ काम करेगा? जी, मैं तो गुरु भैया के पास काम करता हूँ। अरे गुरु सुन, क्या मैं इस लड़के को काम पर रख सकता हूँ? बाबूजी, ये एक प्यारा और मासूम बच्चा है, बस अपनी माँ को अपने साथ रखने के सपने देखता रहता है। यहाँ इसको कितना मिलता है? इधर तो इसको 800 मिलता है। 800 में माँ को रखेगा? फिर तो बस ये सपने ही देखेगा। क्या करे बाबूजी, हम तो बस इतना ही दे सकते हैं। मैं इसको 4000 रुपये दूंगा हर महीने। काम क्या करेगा? काम आसान है, मेरे दफ्तर से पार्सल ले जाकर दूसरों को देना होगा। इसके 2 भाई हैं, राजू और दीपक, उनसे पूछना पड़ेगा। अरे क्या बहाने करते हो यार। ये पकड़ो 5000 रुपये और अमित को छोड़ दो। ठीक है बाबूजी, जैसा आप ठीक समझो। अमित चल, तू मेरे साथ गाड़ी में बैठ। वह आदमी अमित को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने ऑफिस लेकर जाता है। अमित, तुझे यहाँ से पार्सल पहुँचाने होंगे जहाँ मैं कहूँगा। ठीक है अंकल। तेरे पास मोबाइल तो है ना? जी अंकल। ठीक है, तो मैं तुझे एक साइकिल और एक बैकपैक दे देता हूँ। अंकल, इस पैकेट में क्या है? कुछ भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लोग हमको भेजते हैं और हम इसको आगे भेज देते हैं। हमें भी नहीं पता होता कि इसमें क्या है। अमित साइकिल पर बताई गई जगहों पर पैकेट्स की डिलीवरी करता है। वह अपने सारे दिन का काम खत्म करके राजू और दीपक के पास आ जाता है। आजा अमित, आज तुझे बहुत देर हो गई। दीपक भैया, मैंने एक दूसरी नौकरी कर ली है। अच्छा, कितनी तनख्वाह मिलेगी यहाँ? 4000। 4000? अरे पागल हो गया है क्या? क्यों दीपक भैया, क्या हो गया? अरे कोई 2 नंबर का धंधा होगा। अमित, कहीं फंस मत जाना यार। अरे नहीं भैया, अंकल तो बहुत अच्छे हैं। ऑफिस बहुत बड़ा और क्लास का है। मुझे सिर्फ पार्सल पहुंचाने होते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस। देख बेटा, ये बैग अपनी पीठ पे टांग ले, स्कूल बैग की तरह, और इसे रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े आदमी को दे देना। ठीक है अंकल जी। वह आदमी तुम्हें स्टेशन की बाहर वाली पार्किंग में मिलेगा। ये पूरे का पूरा बैग उसे दे देना और फ़ौरन वहाँ से निकल जाना। अंकल जी, मुझे कुछ एडवांस दे दो ताकि मैं अपनी माँ के लिए कुछ कपड़े ले लूँ। बिल्कुल दूंगा बेटा, बस ये पार्सल देकर तो सीधा मेरे पास ऑफिस आ जाना, उसके बाद मैं तुझे इनाम दूंगा। जैसे ही अमित वह बैग उस आदमी को देता है तो कुछ पुलिस वाले आकर उसे घेर लेते हैं। अच्छा, तो अब छोटे बच्चों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपने इलीगल गन्स के धंधे के लिए। चल थाने, तुझे तो आज मैं सीधा करता हूँ। पुलिस अमित और दूसरे आदमी को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। क्या आप समझते हैं अमित को पता था कि वह किसी खतरनाक धंधे में फंस रहा है? माफियाओं के द्वारा हथियार ले जाने, ड्रग्स बेचने, जबरन वसूली का पैसा इकट्ठा करने और अन्य तरह के संगठित अपराध करने के लिए स्ट्रीट बच्चों को फंसाने का खतरा ज़्यादा होता है। सड़कों पर अपना जीवन जी रहे अधिकांश लोग गरीबी और उत्तरजीविता के कारण इन गिरोह के चंगुल में फंस जाते हैं। नई नौकरी के कारण अमित के सपने चकनाचूर हो जाते हैं और वो पुलिस की हिरासत में आ जाता है। अब आगे देखिए। जेल में उस आदमी और अमित से पूछताछ की जाती है। बच्चे, तुम ये गन्स का धंधा कब से कर रहे हो? मुझे कुछ पता नहीं था कि पार्सल में क्या है। अंकल ने मुझसे कहा था कि मेरा काम सिर्फ पार्सल पहुंचाना है। कौन से अंकल? जी मुझे नाम नहीं पता। तुम बताओ, किस आदमी ने तुम्हें ये असला भेजा था? जी वो मैं किसी को नहीं जानता। तो तुम दोनों कुछ नहीं जानते? अच्छा, अभी धुनाई होगी तो सब जान जाओगे। छोटी उम्र का होने की वजह से अमित को बच्चों वाली जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ अमित को और दूसरे लड़के मिलते हैं। जेल में अमित की मुलाकात एक बिट्टू नाम के लड़के से होती है।
तू नया आया है क्या? हाँ। यार तू पकड़ा क्यों गया? मैं अंकल के साथ काम करता था, मुझे क्या पता था कि वो गन्स का गैर कानूनी कारोबार करते हैं। मुझे अच्छे पैसे देने का वादा किया, इसलिए मैं मान गया। मुझे कुछ नहीं पता था। कितने पैसे देता था तेरा अंकल? भैया मिला तो कुछ नहीं था, मगर अंकल ने कहा था कि वह मुझे 4,000 रुपये देंगे। 4,000 रुपये के लिए इतना खतरनाक काम? अबे तू पागल है क्या? भैया मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या काम है, वरना मैं किसी कीमत पर नहीं करता। अगर ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो यहाँ पर क्या कर रहा है? सीधा दुबई जा। नहीं बिट्टू भैया, मुझे यहाँ रहकर माँ को अपने पास रखना है। अरे पागल, इतने पैसे मिलेंगे कि सब कुछ भूल जाएगा, माँ को भी रानी बनाकर रखेगा। कुछ दिन बाद अब्दुल नाम का एक आदमी बिट्टू से मिलने के लिए आता है। ऐ, कैसा है मेरा बिट्टू? ठीक हूँ अब्दुल भाई। बस ये 2 साल और कट जाएं इधर, उसके बाद तू भी उड़ के दुबई जाएगा बिट्टू। अब्दुल भाई, ये बच्चा भी काम का है, इसे भी दुबई ले चलो। कितने दिन के लिए अंदर हुआ है रे? 3 साल। चल कोई फिक्र नहीं, छूट जाए तो सीधा मेरे पास चले आना। लेकिन 2 साल के बाद, अमित मेरा तो छूटने का टाइम आ रहा है, तू भी दुबई का सोच ले, तेरी लाइफ बन जाएगी। थोड़ा डेंजर का काम है, मगर बड़ा पैसा मिलेगा। ये एक बाग में छोटी सी पिस्टल पहुंचाने का काम नहीं है। बिट्टू भैया, मुझे अपनी माँ को साथ रखना है, इसलिए मैं दुबई नहीं जा सकता। 2 साल बाद जब बिट्टू जेल से छूटता है तो अब्दुल उसे लेने के लिए आता है। वह जाते जाते अमित को अपना फ़ोन नंबर दे जाता है। अमित बेटा, तुम जब यहाँ से निकलो सीधे मुझे फ़ोन करना, कुछ भी चाहिए हो शर्माना मत, मैं बिट्टू को लेकर दुबई जा रहा हूँ। यार अमित, तेरा साथ बहुत याद आएगा, हो सका तो दुबई में मिलेंगे। बिट्टू भैया, आपको तो पता है मेरे साथ मेरी माँ रहेगी, आप लोग दुबई से फ़ोन करते रहना, आपकी बड़ी याद आएगी। 1 साल बाद अमित भी जेल से छूटकर आ जाता है। अमित अब 13 साल का है, लेकिन उसकी मुसीबतों ने उसे और भी बड़ा बना दिया है। वह वापस राजू और दीपक के पास आता है। यार तुम कैसे दोस्त हो? तुमको पता था कि मैं कहाँ हूँ, फिर भी मुझसे मिलने नहीं आए। अमित, तू क्या समझता है हमारे लिए पुलिस स्टेशन जाना आसान है? यार हम ठहरे चप्पल चोर, सारे पुलिस वाले हमें पहचानते हैं। अगर किसी ने अंदर बैठा लिया होता तो क्या होता? यार तेरी माँ के कितने फ़ोन आते थे, मगर मैंने नहीं बताया कि तू जेल में है। फिर तूने क्या कहा? मैं तो कह देता था कि तू मुंबई गया हुआ है पैसों के चक्कर में, जल्दी ही वापस आ जाएगा। अमित अपनी माँ को कॉल करता है। The number you have dialed is not available at the moment. To send voice SMS at Taka 2. माँ का फ़ोन तो बंद आ रहा है। अमित, तेरी माँ की आवाज़ से तो ऐसा लगता था कि वो ठीक नहीं है। वह तेरा नाम ले लेकर रोती थी फ़ोन पर। राजू भैया, मैं अपनी माँ से मिलने जा रहा हूँ। अमित अपनी माँ से मिलने के लिए घर पहुँचता है। आ गया चोर का बच्चा, अब तक तो डाके डालने लगा होगा। माँ तू कैसी है? दिखाई नहीं दे रहा है कैसी है? मरने को पड़ी है, पैसा हो तो इलाज कराएं। क्या हुआ तुझे माँ? बेटा, डॉक्टर कहता है इलाज में बहुत खर्चा आएगा और हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। 1 लाख का खर्चा है और हमारे पास 1 रुपया भी नहीं है। माँ तू फिक्र मत कर, मैं बस अभी वापस आया। अमित बाहर आता है और अब्दुल भाई को कॉल करता है। अब्दुल भाई कैसे हो? आपकी मदद की बहुत ज़रूरत आन पड़ी है। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए माँ के इलाज के लिए। क्या रे, बस इतनी सी बात? फिक्र करने का नहीं, तू हॉस्पिटल पहुँच, मैं तेरा पैसा पहुँचाता है। माँ पैसों का इंतज़ाम हो गया, चलो आपको हॉस्पिटल लेकर जाना है। क्या हुआ बेटा, पैसा मिल गया?
अरे वाह, आखिर बेटा किसका है? अमित अपने पिता की बात चुपचाप सुनता रहता है। अस्पताल पहुंचते ही एक आदमी अमित के हाथ में लिफाफा देता है। अमित उन पैसों में से रिसेप्शन पर एडवांस जमा करवाता है। ये लीजिए 25,000 रुपये एडवांस, माँ को अच्छा कमरा देना। माँ, बस अब थोड़े दिन की बात है, फिर हम दोनों साथ रहेंगे। अमित बेटा, ऐसा मत बोल। डॉक्टर साहब, माँ जल्दी ठीक तो हो जाएगी ना? आपकी माँ का ओवी का कैंसर पूरी बॉडी में फैल चुका है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन आपने लाने में बहुत देर की। बेटा, तूने अपनी माँ के लिए इतना किया? मैं तुझे माफ़ करता हूँ। अमित चुपचाप अपने पिता की बात सुनकर मुस्कुराता है। माफ़ कीजिएगा, हम आपकी माँ को बचा नहीं सके। बेटा अमित सुन, तू ना पुरानी बात अपने दिल से निकाल दे। देख, अब हमारा एक दूसरे के सिवाय और कौन है? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। अमित अपनी माँ को शमशान घाट ले जाकर उनका अंतिम संस्कार करता है। अब्दुल भाई, मैं अमित बात कर रहा हूँ। मुझे बताओ कि दुबई कब आना है? अब तो बस दुबई में आपके साथ काम करना है। अब्दुल भाई, माँ तो मिल नहीं सकी, अब किस बात का डर? क्या आपके ख्याल में अमित ने अपने पिता को छोड़कर दुबई जाने का फैसला ठीक किया? ये सोचने वाली बात है कि अमित जैसा निर्दोष और नेक नियत वाला लड़का ना चाहते हुए भी अपराध में शामिल हो गया। दुर्व्यवहार, गरीबी और असहायता उन परिस्थितियों की ओर लेकर जाती है जो युवाओं को आपराधिक गैंग द्वारा शोषित होने के लिए कमज़ोर बनाती है। एक बार गैंग में शामिल होने का मतलब है उसके लिए इसे छोड़ना लगभग असंभव हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।